आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी प्रथम वर्ष की आज पहली क्लास है। बीएससी प्रथम वर्ष में भौतिक विज्ञान के 3 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र। तीनों प्रश्न पत्रों के अलावा एक प्रायोगिक परीक्षा होगी। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र शुरू कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई हम शुरू करेंगे। आप हेडिंग लगाइए, द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई 3, यानी द्वितीय प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई, इसका नाम है, तीसरी इकाई का नाम है श्यानता। हेडिंग लगाइए, द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई 3। इकाई 3 का नाम है श्यानता। श्यानता पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक की परिभाषा पढ़ेंगे। जैसे तरल किसे कहते हैं, आदर्श द्रव्य किसे कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं, इन सभी की हम परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तरल पढ़ेंगे कि तरल किसे कहते हैं। हेडिंग लगाइए, तरल पदार्थ। हेडिंग लगाइए, तरल। तरल पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जो सामान्य ताप और दाब पर गतिशील होती है। तरल पदार्थ की ऐसी अवस्था है जो सामान्य ताप व दाब पर गतिशील होती है तथा इसे जिस पात्र में रखा जाता है वह उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है। यानी तरल पदार्थ को अगर हम घनाकार पात्र में डालेंगे तो वह किसका आकार ग्रहण कर लेगी? घनाकार पात्र का आकार ग्रहण कर लेगी। अगर हम तरल पदार्थ को बेलनाकार पात्र में रखें तो वह किसका आकार ग्रहण कर लेगी? बेलन का आकार ग्रहण कर लेगी। इस प्रकार तरल पदार्थ को जिस पात्र में हम डालेंगे वह उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है। तरल पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है द्रव्य और दूसरा है गैस। और इस अध्याय में हम द्रव्य अवस्था का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम कौन सी अवस्था का अध्ययन करेंगे? द्रव्य अवस्था का अध्ययन करेंगे। आदर्श द्रव्य। अब हम आदर्श द्रव्य की परिभाषा पढ़ लेंगे। आदर्श द्रव्य किसे कहते हैं भाई? आदर्श द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जिसकी संपीड्यता व श्यानता शून्य हो। आदर्श द्रव्य ऐसा द्रव्य है जिसकी संपीड्यता व श्यानता शून्य हो। संपीड्यता शून्य होने का तात्पर्य यह है कि यदि द्रव्य पर कितना भी दाब क्यों न लगाया जाए उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी सामान्यतः क्या होता है कि जो ही हम द्रव्य पर दाब लगाते हैं तो उसके आयतन में अल्प परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है? अल्प परिवर्तन होता है। और शून्य श्यानता पर आइए, पहले यहाँ पर आइए शून्य श्यानता। शून्य श्यानता से तात्पर्य यह है कि तरल यदि विभिन्न परतों के रूप में बना माना जाए वह यह गतिशील अवस्था में हो तो सदा गतिशील ही रहे, यानी तरल है वो बहते ही रहे, यानी प्रवाहित होते ही रहे, वह रुकना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आइए, आदर्श द्रव्य एक सैद्धांतिक स्थिति है। यानी आदर्श द्रव्य केवल कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में कोई भी द्रव्य है वो आदर्श द्रव्य नहीं होता है। यानी आदर्श द्रव्य की एक परिकल्पना मात्र है। क्यों इसका कारण क्या है? आदर्श द्रव्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भी द्रव्य पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आयतन में क्या हो जाता है? अल्प परिवर्तन हो जाता है। और अल्प परिवर्तन होता है तो वह द्रव्य आदर्श द्रव्य नहीं होता है। आदर्श द्रव्य की शर्त यही है कि उसके दाब में कितना भी दाब क्यों न लगाया जाए उसके आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी संपीड्यता शून्य होनी चाहिए, उसकी श्यानता शून्य होनी चाहिए। आगे है, अगला टॉपिक हमारा है धारा रेखीय प्रवाह है।
धारा रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं भाई? यदि कोई द्रव्य किसी नली में इस प्रकार प्रवाहित हो रहा हो कि प्रत्येक कण अपने से पहले वाले कण के पथ का अनुसरण करे, यानी उसका रिवीजन करे, तो प्रवाह धारा रेखीय कहलाएगा। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आपको दो कण दिखाई दे रहे हैं। ए पहला कण है ए और दूसरा कण है बी। ये कण बी आगे जा रहा है, कण ए उसके पीछे पीछे आ रहा है, यानी उसके पथ का क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है। पहले वाले कण के पथ पर, पहले वाला कण कौन सा है? बी। जब दूसरा कण वहाँ से गुजरेगा तो उसके वेग के आयाम व दिशा दोनों वही होंगे जो ठीक उससे पहले वाले कण की थी, यानी बी कण का वेग का आयाम और वेग की दिशा वही है और जो ए की है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो दिशा और जो वेग कण ए की है वही दिशा और वही वेग कण बी के लिए भी है। धारा रेखीय प्रवाह की विशेषताएं पढ़ रही हैं अब हम। धारा रेखीय प्रवाह में किसी भी कण के पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कण के वेग की दिशा को बताती है। धारा रेखीय प्रवाह में दो अलग अलग बिंदुओं पर खींची गई रेखा या खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। अब हम एक चित्र बना रहे हैं। उस चित्र में एक नली है और उसमें द्रव्य प्रवाहित हो रहा है, जिसमें द्रव्य के कुछ कण अन्य द्रव्य के कणों से कुछ अलग रंग के हैं, जिन्हें हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। चित्र में ए व बी दो ऐसे कण दिखाए गए हैं जो शेष द्रव्य के कणों के अलग अलग रंग के हैं, यानी तथा वे एक दूसरे के पीछे हैं। यदि कण ए बी के पीछे हैं और यदि प्रवाह के दौरान ए सदैव बी के पथ का अनुसरण करेगा, चाहे वे कभी कैसा भी क्यों न हो, तो प्रवाह क्या होगा? धारा रेखीय होगा। अगर बी कण के पथ का अनुसरण ए कण कर रहा है तो ए कण कैसा भी क्यों न हो वो उसके पथ का अनुसरण करेगा। कब? जब कैसा प्रवाह हो? धारा रेखीय प्रवाह हो। धारा रेखीय प्रवाह कई घटकों पर डिपेंड करता है, यानी धारा रेखीय प्रवाह है वो कई ऐसे आवश्यक अवयव है उन पर निर्भर करता है, जैसे नली की त्रिज्या। धारा रेखीय प्रवाह एक तो नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है, दूसरा धारा रेखीय प्रवाह है तरल के वेग पर निर्भर करता है, तीसरा धारा रेखीय प्रवाह है द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है, चौथा धारा रेखीय प्रवाह है श्यानता गुणांक पर भी निर्भर करता है। दिए गए द्रव्य व नली हेतु एक विशेष वेग तक ही द्रव्य का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है। यानी दिए गए द्रव्य व नली हेतु हमें द्रव्य भी दिया गया है और एक नलिका दी गई है, और उस द्रव्य और नलिका के लिए एक विशेष वेग तक ही, यानी विशेष वेग मान लेते हैं हम कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी है, उस स्पेसिफिक वेलोसिटी तक तो द्रव्य का प्रवाह धारा रेखीय होता है, और उस स्पेसिफिक वेलोसिटी के बाद में उसका प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह नहीं होता है। यानी वह अधिकतम वेग जिस तक द्रव्य का प्रवाह धारा रेखीय होता रहता है या धारा रेखीय बना रहता है, वह अधिकतम वेग जिस तक कोई भी द्रव्य है उस द्रव्य का वेग धारा रेखीय बना रहता है, उस वेग को हम क्रांतिक वेग के नाम से जानते हैं। अगर द्रव्य का वेग क्रांतिक वेग से ज़्यादा है, क्रांतिक वेग को हम vc से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ क्रिटिकल। क्रांतिक वेग से अगर ज़्यादा है द्रव्य का वेग, तो द्रव्य के कण है वो अपने से पहले वाले कण के पथ का अनुसरण नहीं करते हैं। यानी द्रव्य का वेग का कण है तो पीछे वाला कण आगे वाले कण के पथ का अनुसरण नहीं करता है, और
कण है वो यादृच्छिक रूप से इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं। और यह प्रवाह क्या कहलाता है? विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। धारा रेखीय तो कब कहलाता है? जब आगे वाले कण के पथ का अनुसरण पीछे वाला कण करता है। और धारा रेखीय प्रवाह है जब आगे वाला कण और पीछे वाले कण दोनों के वेग का आयाम और दिशा दोनों ही समान होती है, तो ऐसा प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। लेकिन पीछे वाले कण के पथ और आगे वाले कण के पथ अलग अलग हो तो इस प्रकार का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। और एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है जिस तक कोई भी द्रव्य होता है उस द्रव्य का वेग धारा रेखीय प्रवाह रहता है, उसके बाद उसका वेग धारा रेखीय प्रवाह नहीं रहता है। और उस स्पेसिफिक वेलोसिटी यानी उस निश्चित वेग को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग, VC से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ क्रिटिकल। इस प्रकार के प्रवाह में, कौन से प्रवाह में? विक्षुब्ध प्रवाह में, विक्षुब्ध प्रवाह की पढ़ रहे हैं हम। विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होता है? विक्षुब्ध प्रवाह में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। इस पे अलग से नोट करें, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तथा तरल की ऊर्जा का अधिकांश भाग इसी में खर्च हो जाता है। यानी तरल की ऊर्जा का अधिकांश भाग यानी मैक्सिमम पार्टिकल है तरल की एनर्जी का, वो भंवर धारा में ही खर्च होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा तरलों के बहने का अविरलता का सिद्धांत। तरलों के बहने का अविरलता का सिद्धांत, इसे हम एक नाम और से जाना जाता है सातत्य समीकरण। अविरलता का सिद्धांत तो इसको कहते ही हैं। अविरलता का सिद्धांत के साथ साथ इसको और क्या नाम दिया गया है? सातत्य का समीकरण या सातत्य का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। यानी अलग से भी आप नोट कर सकते हैं, इसके ओब्लिक लगाकर भी लिख सकते हैं, सातत्य का समीकरण या सातत्य का सिद्धांत। अब हम एक समीकरण भी सिद्ध करेंगे अविरलता के सिद्धांत के बाद, जिसे सातत्य की समीकरण भी कहते हैं। किसी भी असंपीड्य व असंयान तरल, असंपीड्य होना चाहिए, असंयान होना चाहिए तरल यदि किसी असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाली, असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र यानी उसका क्षेत्रफल अलग अलग भागों का अलग अलग हो। समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली नलिका तो ये हो गई, मैं ये चित्र बना रहा हूँ, ये समान अनुप्रस्थ काट वाली नलिका है। लेकिन असमान अनुप्रस्थ काट वाली नलिका कैसी होगी? आप इस चित्र को ध्यान से देखें, मैं असमान अनुप्रस्थ काट वाली नलिका भी बना रहा हूँ। यानी ऐसी नलिका जिसके अलग अलग भागों का क्षेत्रफल अलग अलग हो, वो असमान अनुप्रस्थ काट वाली कहलाती है। जैसे ये नलिका है, इसके अलग अलग भागों का क्षेत्रफल अलग अलग है, तो ये क्या कहलाती है? असमान अनुप्रस्थ काट वाली नलिका। अगर कोई असंपीड्य व असंयान तरल है, वो किसी असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाली नली से धारा रेखीय प्रवाह हो रहा हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तरल के वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है। यानी नली के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल हम A मान लेते हैं, एरिया, और नली के प्रत्येक भाग के क्षेत्रफल और तरल के वेग का गुणनफल A गुणा V, यानी हमेशा क्या रहता है? एक नियत राशि यानी एक नियतांक रहता है। यही अविरलता का सिद्धांत है। यही क्या है? तरल के अविरलता का सिद्धांत है। अब इस अविरलता के सिद्धांत को हम सिद्ध भी करेंगे। हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में एक परिवर्तनशील अनुप्रस्थ काट वाली नलिका दिखाई दे रही है। उस चित्र में क्या दिखाई दे रही है? एक परिवर्तनशील अनुप्रस्थ काट वाली नलिका दिखाई दे रही है। परिवर्तनशील अनुप्रस्थ काट वाली नलिका से क्या तात्पर्य है? उसके अलग अलग भागों का क्षेत्रफल अलग अलग होता है।
अलग अलग भागों का क्षेत्रफल क्या होता है, अलग अलग होता है। असमान अनुप्रस्थ काट वाली नलिका दिखाई गई है जिसमें कोई द्रव्य धारा रेखीय प्रवाहित हो रहा है, यानी आगे वाले कण के वेग पीछे वाले कण के वेग के समान है। अब हमें एक चित्र दिखाएंगे, उस चित्र में P1, P2, P3 व P4 4 अभिलंब तल है। अभिलंब तल से क्या तात्पर्य है, चारों हैं वो एक समतल से, मान लीजिए ये कोई समतल है और ये एक नलिका स्थित है इस प्रकार, और इस प्रकार हम 4 बिंदु मान सकते हैं। ये मान लीजिए हमने P1 बिंदु मान लिया, यहाँ पर हमने P2 बिंदु मान लिया, उसके थोड़ा सा आगे यहाँ पर हमने P3 बिंदु मान लिया, और सबसे लास्ट वाला ये बिंदु हमने P4 मान लिया। तो ये चारों बिंदु है। अब P1 बिंदु जहाँ पर है वहाँ पर उस नली का क्षेत्रफल मान लीजिए, हमने मान लिया है कि वहाँ पर नली का क्षेत्रफल है A1। क्या है, A1। यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, A1। जहाँ हमने बिंदु P2 माना है वहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, A2। जहाँ हमने P3 बिंदु माना है वहाँ पर क्षेत्रफल नली का कितना है, A3। जहाँ पर हमने P4 बिंदु माना है वहाँ पर नली का क्षेत्रफल कितना है, A4। और P1 बिंदु पर तरल का वेग कितना है, V1। P2 बिंदु पर तरल का वेग कितना है, V2। P3 बिंदु पर तरल का वेग कितना है, V3। और P4 बिंदु पर वेग कितना है, V4। तो इन सभी का गुणनफल A1 V1 और A2 V2 और A3 V3 और A4 V4 सभी का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी यही अविरलता का सिद्धांत है। इन सभी का मान क्या होगा, बराबर होगा। A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3 बराबर A4 V4। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A गुणा V का मान क्या है, कांस्टेंट है। A गुणा V का मान कांस्टेंट है। यही क्या है, सातत्य की समीकरण है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सातत्य की समीकरण कहते हैं। यही सातत्य की समीकरण है। देखिए अब हम एक वो P1 P2 P3 P4 हमें 4 बिंदु ये दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देंगे। देखिए सम्मुख चित्र में हमें एक नलिका दिखाई दे रही है। इस नलिका में कोई द्रव्य, उस द्रव्य का धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। हमें इस चित्र में A1 V1 जहाँ पर लिखा हुआ है वो A1 V1 नली का प्रवेश द्वार है। जहाँ पर A2 V2 लिखा हुआ है वो नली का क्या है, निकास द्वार है। यानी एक तो नली का प्रवेश द्वार है जहाँ से द्रव्य प्रवेश हो रहा है, और एक नली का निकास द्वार है जहाँ से हमारा द्रव्य, हमारे द्वारा नली में डाले गए द्रव्य निकल रहा है। और इसमें क्या प्रवाहित हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। इस शब्द को अलग से आप याद करके ही रखिए कि इस नली में क्या, कौन सा प्रवाह हो रहा है, इस नली में धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। और इस नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है कि असमान है, इस नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है असमान। मान लीजिए कोई द्रव्य किसी असमान अनुप्रस्थ काट की नली से प्रवाहित हो रहा है, माना
पी क्यू व आर एस क्रमशः नली के प्रवेश तल और निकास तल है। ये तो नली का प्रवेश तल है पी क्यू, और आर एस नली का क्या है, निकास तल है। एक तो प्रवेश तल है और दूसरा निकास तल है। प्रवेश तल और निकास तल है। चूंकि द्रव्य आदर्श है, हमने जो द्रव्य लिया है वो द्रव्य कैसा है, आदर्श द्रव्य है। प्रवाह कौन सा है, धारा रेखीय है। अतः जितना द्रव्य दिए गए समय में तल पी क्यू में प्रवेश करेगा उतना ही द्रव्य उसी समय में तल आर एस से निकलेगा। यदि तल पी क्यू पर वेग v1 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a1, v1 और a1 कहाँ है, नली के प्रवेश द्वार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1 है। नली के प्रवेश द्वार पर तरल का वेग v1 है। नली के निकास द्वार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2 है। नली के निकास द्वार पर तरल का वेग v2 है तथा आर एस पर वेग v2 व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2 है। हम PQ नाम से भी पुकार सकते हैं या हम प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, हम RS भी कह सकते हैं और हम निकास द्वार भी कह सकते हैं। तो डेल्टा T समय में प्रवेश किए गए द्रव्य की मात्रा, डेल्टा T यानी एक अल्प समय ले रखा है हमने, उस अल्प समय में प्रवेश किए गए द्रव्य की मात्रा कितनी होगी, यानी हमें द्रव्यमान बताना है। वह द्रव्यमान बताना है जो द्रव्यमान नली में प्रवेश किए गए द्रव्य की मात्रा है। यानी नली में प्रवेश किए गए द्रव्य की मात्रा एक प्रकार से द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। हमने एक सूत्र पढ़ा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, घनत्व गुणा आयतन। आगे देखिए, तो प्रवेश किए गए द्रव्य की मात्रा कितनी होगी, यानी द्रव्यमान m1, और द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। ऐसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। आयतन का एक सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणा समय। आयतन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी। क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा दूरी बराबर दूरी का क्षेत्रफल गुणा दूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चाल गुणा समय। क्षेत्रफल गुणा चाल गुणा समय। इस प्रकार हमारे द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान बराबर होगा आयतन गुणा घनत्व, और आयतन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल गुणा दूरी लिख सकते हैं, और क्षेत्रफल गुणा दूरी की जगह हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणा चाल या वेग गुणा समय। तो हमारे द्रव्यमान का सूत्र क्या हो गया, द्रव्यमान बराबर हो गया क्षेत्रफल गुणा चाल गुणा समय गुणा घनत्व। हम इसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिखेंगे, क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिखेंगे, a1 लिखेंगे, और क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिखेंगे, a1 लिखेंगे, गुणा चाल की जगह हम क्या लिखेंगे, वेग मान लेते हैं हम, प्रवेश किए गए द्रव्य का वेग है v1, गुणा समय की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, और घनत्व की जगह हम क्या लिखेंगे, रो। घनत्व को याद कीजिए, घनत्व को हम d से भी लिखते हैं और रो से भी लिखते हैं, दोनों संकेत ही घनत्व के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी हमारे लिए सूत्र क्या होगा, a1 गुणा v1 गुणा डेल्टा टी गुणा रो। ये किसकी मात्रा है, ये प्रवेश किए गए द्रव्य की मात्रा है। प्रवेश किए गए द्रव्य की मात्रा कितनी है, m1। और उसी समय क्या होगा, यानी डेल्टा टी समय में प्रवेश किए गए द्रव्य की मात्रा और डेल्टा टी समय में निकास होने वाले द्रव्य की मात्रा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यानी डेल्टा टी समय में निकलने वाले द्रव्य की मात्रा कितनी होगी, निष्कासित द्रव्य की या निकलने वाले द्रव्य की मात्रा कितनी होगी, m2 मान लेते हैं। निकलने वाले द्रव्य की मात्रा
हम क्या मान लेते हैं, निकलने वाले द्रव्य की मात्रा को हम मान लेते हैं m2, और m2 का मान उसी प्रकार लिख सकते हैं, हम ऊपर वाली समीकरण को देखकर भी लिख सकते हैं A2V2 इंटू डेल्टा T इंटू रो, लिख सकते हैं, आयतन गुणांक घनत्व है। और डेल्टा T समय में जितना द्रव्य प्रवेश किया गया है उतना ही द्रव्य निकला है, यानी m1 और m2 का मान क्या है, बराबर। जितना द्रव्य प्रवेश किया है उतना ही द्रव्य क्या है, बाहर निकला है, यानी m1 और m2 दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से m1 और m2 का मान रख देंगे। m1 का मान क्या है, A1 V1 डेल्टा T इंटू रो, बराबर क्या होगा, A2 V2 डेल्टा T इंटू रो। ड्रो डेल्टा T, रो डेल्टा T से कैंसिल हो जाएगा। A1 V1 बराबर क्या बचेगा, A2 V2 बचेगा। A1 V1 बराबर A2 V2। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A*V बराबर कॉन्स्टेंट। यही क्या है, सातत्य की समीकरण है। यही क्या है, सातत्य की समीकरण है। आज हमने जितना पढ़ा है उतने के लिए हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अब हम प्रश्न उत्तर नोट करेंगे। भाई आप साथ साथ में प्रश्न उत्तर नोट करते रहेंगे तो जितना हमने पढ़ा है उतने का साथ साथ में रिवीजन होता जाएगा। सबसे पहले आप पहला प्रश्न नोट करें, प्रश्न संख्या 1 लिखिए। प्रश्न संख्या 1 लिखिए, तरल किसे कहते हैं, तरल किसे कहते हैं, तरल को कितने भागों में बांटा गया है, तरल को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 2 नोट करें। दूसरा प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न नोट करें, आदर्श द्रव्य किसे कहते हैं, आदर्श द्रव्य की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, धारा रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, धारा रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह की विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए। चौथा प्रश्न है, अविरलता का सिद्धांत लिखते हुए
सातत्य समीकरण सिद्ध कीजिए। यानी आपको क्या सिद्ध करना है, सातत्य समीकरण है, आपको ये सिद्ध करना है a गुणा v बराबर क्या होता है, कांस्टेंट यानी नियत राशि होती है, इसे हमें सिद्ध करना है। a गुणा v को हमें क्या सिद्ध करना है कि a गुणा v बराबर क्या होता है, नियत राशि होती है। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में इसके बाद अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।